बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ डिक्टेटर रहे हैं, इंतकाल फरमा गए हैं और ये मौका ऐसा नहीं है कि हम उनकी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बात करें, लेकिन उनके रजीम पे बात की जा सकती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहैसियत इंसान जो लोग उनके करीब रहे, उन्होंने कहा कि एक शानदार शख्सियत के और एक भरपूर शख्सियत के मालिक थे और कुछ चीज़ों में बड़े बाउसूल साबित हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में उनके जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है। मैंने बहुत सारे लोगों से पहले भी बात की, बातचीत होती भी रहती है। मेरा ज़ाती तौर पे भी परवेज़ मुशर्रफ साहब से मिलना जुलना रहा इंटरव्यूज़ करने की सूरत में। तो मुझे एक वाक़या याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब का, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और ये वो मौका है जहाँ पर ऐसी बात की जानी चाहिए, जो चीज़ किसी की अच्छी है वो बतानी भी चाहिए। बेशक परवेज़ मुशर्रफ साहब एक डिक्टेटर थे, गैर कानूनी तरीके से वो इक़्तिदार में आए थे और उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इस्तेमाल किया था। परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो नेगेटिव चीज़ें उनके दौर में हुई, एक तो पाकिस्तान वॉर एंड टेरर में चला गया और अमेरिकी जंग का हिस्सा बनकर पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। दूसरा, इन्होंने एक NRO दिया उन तमाम सियासतदानों को जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की हुई थी। उनके करप्शन केसेस के ऊपर उनको NRO फराहम कर दिया गया। ये एक दूसरी बहुत बड़ी गलती थी। जजेस को जिस तरीके से निकाला गया उनके दौर में और फिर एक तहरीक चली, ये एक मुशर्रफ साहब की तीसरी बड़ी चीदा गलती जो कही जा सकती है वो थी। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बल्दियाती इंतखाबात बड़े मजबूत और बड़ा ज़बरदस्त दिया, जहाँ निचली सतह तक इक़्तिदार चला गया, इख्तियारात की मुंतकली हुई। ये एक बड़ा शानदार उनका कारनामा था। पाकिस्तान भर में TV चैनल्स की भरमार हो गई उनके दौर में। उन्होंने मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को भी लाइसेंसेस दिए और पाकिस्तान IT की दुनिया के अंदर दाखिल हुआ। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का एनलाइटन मॉडरेशन का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉपर्टी का एक बूम आया पाकिस्तान में। कुछ ऐसे मंसूबे उनके हैं जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। तो एक तरफ परवेज़ मुशर्रफ साहब के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उनके दौर के मौजूद हैं, लेकिन एक डिक्टेटर होना एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ पे पानी फेर देता है। क्योंकि जब आप आए गलत तरीके से हैं तो फिर आप अच्छे काम भी करें तो भी वो गलत ही तस्लीम किए जाते हैं। तारीख़ उनको ऐसे ही याद रखती है। लेकिन शख्सियत के हवाले से एक वाक़या मैं आपको याद दिलाता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू करने के लिए कराची में गया। ये वो टाइम है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस आए थे और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उस पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए से वो सियासत करना चाह रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब का मैं इंटरव्यू करने के लिए गया और वहाँ एक कमरा था जहाँ पर इंतज़ाम किया गया। इनका घर एक साइड पर था, बीच में से एक राहदारी थी, उस राहदारी से गुजर के आके बीच में एक सेंट्रल एरिया था जहाँ से मेहमान दाखिल होते थे और फिर साथ आगे एक मेहमान खाना बना हुआ था, थोड़ा सा वेटिंग एरिया और उसके साथ ड्राइंग रूम। उस ड्राइंग रूम में मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू करना था। वहाँ पे हम लाइटें वगैरह लगा रहे थे और कैमराज लगाकर बंदोबस्त कर रहे थे। जब मैं पहुँचा तो काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। उस बीच में हमारी कोई लाइट ख़राब हो गई, मुझे आज भी याद है। वो लाइट ख़राब होने की वजह से मुझे मेरे स्टाफ ने कहा कि हमें कुछ 10 मिनट का टाइम चाहिए ताकि हम रिप्लेस कर लें और चीज़ों को सेट कर लें दोबारा से। तो रीसेट करने में हमें कोई टेक्निकल इशू है तो हमें 10 मिनट लगेंगे। तो उस तरफ से मैंने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब चलते हुए आ रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब आ रहे हैं तो इनके साथ बैठ के थोड़ी देर बातचीत करूँगा, 10 मिनट ज़ाया करूँगा और उन 10 मिनटों के बाद यहाँ पर पूरा इंटरव्यू का माहौल तैयार हो जाएगा तो हम जाकर इंटरव्यू कर लेंगे। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब सामने से आए, उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा जो वहाँ मौजूद थे कि क्या इंटरव्यू की तैयारी है। वो दौड़ के मेरे पास आए और उन्होंने पूछा। मैंने कहा मुशर्रफ साहब से आप कहें कि आ जाएं, जनरल साहब से बैठ के मैं गपशप लगाता हूँ, इतनी देर में तैयारी हो जाएगी, हमें सिर्फ 10 मिनट और चाहिए। तो बजाय इसके कि परवेज़ मुशर्रफ साहब मेरी तरफ आते, वो बाहर लॉन में चले गए और बाहर लॉन में जाकर वो सिगार पीने के आदी थे, वो वहाँ पर वॉक करते रहे और इंतज़ार करते रहे। 10 मिनट वो बिल्कुल फारिग रहे। 10 मिनट के बाद जब हमारी लाइट वगैरह सेट हो गई तो मैंने पैगाम भिजवाया और फटाफट वो भाग कर गए। उनके स्टाफ के लोग और परवेज़ मुशर्रफ साहब को बताया, वो आए और बैठकर उन्होंने मुझे पूरा इंटरव्यू दिया। परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू लेने के बाद मैं जब वहाँ से जाने लगा, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो मेरे साथ बैठकर शायद बात नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने वॉक करना मुनासिब समझा और मेरे साथ बात नहीं की और सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए आए। तो उनको मेरे से इतना ही काम था या वो यही चाहते थे कि वो इंटरव्यू सिर्फ दें। तो मैंने भी इंटरव्यू ही लेना था, मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक़ तो मैं बनाने नहीं गया था। तो जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुझे आवाज़ दी और उन्होंने कहा कि आओ इमरान बैठो, बात करते हैं। मैं रुक गया, मुझे हैरत हुई। उन्होंने मुझे बिठाया और फिर आधा घंटा मेरे साथ बातें करते रहे। तो मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को, क्योंकि
मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग में इस चीज़ की उलझन हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि जनरल साहब, पहले मैंने यहाँ से आदमी भिजवाया और उसको मैंने कहा कि 10 मिनट में लाइट ठीक हो जाएगी, तो मुशर्रफ साहब को बोलें कि आ जाएं, बैठ कर बात कर लेते हैं, तो आप पार्क में चले गए और आपने टाइम ज़ाया किया। और अब जब इंटरव्यू गुजर गया है तो आपको 2 मरतबा लोग बुलाने के लिए आए और आप यहाँ बैठ कर मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो आपने वो पहले 10 मिनट मेरे साथ बात क्यों नहीं की? तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो मुझे जवाब दिया वो मेरे लिए बहुत हैरानकुन था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इमरान नहीं चाहता था कि मेरी और आपकी मुलाकात का असर हमारे आने वाले इंटरव्यू पर पड़े। यानी वो ये चाह रहे थे कि यानी उनको लगा कि वो मुझे मिलेंगे, मेरे साथ बातचीत करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ सवालात ऐसे हों जो मैं पूछना चाहता हूं और बाद में मैं लिहाज करते हुए ना पूछूं। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब का उसूल इस बारे में मुझे बहुत अजीब लगा और बड़ी एक्सट्रीम लगी। मैंने बहुत सारी जगहों पे इस बात को कोट भी किया कि मैं पहले आपसे मिलकर कोई इस तरह का इन्फ्लुएंस कायम करना नहीं चाहता था जिससे आपके सवालात या आपका लहजा आपका मुतासर हो जाए, मुझे आप इंटरव्यू करने आए। तो ये एक बात मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब की याद है। इसको आप पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, इसको जो मर्ज़ी समझें, लेकिन ये ऐसे ही वाक़या हुआ था जैसे मैंने आपको सुना दिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फ़ैमिली को जो है वो सब्र अता फ़रमाए। 79 ईयर्स ओल्ड थे वो, 79 साल उनकी उम्र थी परवेज़ मुशर्रफ साहब की। और फिर उनकी मैयत पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान में उनकी तदफीन होगी। इसके बारे में फिर हम बात करते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए। यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी आज वो दिन था। पाकिस्तान में और दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए। लेकिन क्या हम प्रैक्टिकली कश्मीरियों के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी जमातें कश्मीर को एक सियासी टूल के तौर पे हमेशा से इस्तेमाल करती चली आई हैं। वो हमेशा आपको पब्लिक में आकर ये कहते हैं कि हम तो कश्मीर आज़ाद करवाना चाहते हैं, खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, हम लड़ना चाहते हैं, मुकाबला करेंगे। लेकिन जो पॉलिसीज़ वो बनाते हैं उनमें लड़ाई का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। उन पॉलिसीज़ के अंदर सिर्फ दिफा का ऑप्शन मौजूद होता है, उनमें कोई जारहाना ऑप्शन तो वो है ही नहीं पाकिस्तान की पॉलिसी में। और दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने माजी करीब में, ये जो अब तब्दीली हुई है एस्टेब्लिशमेंट ने, इससे पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, माजी करीब में, और जनरल बाजवा साहब पे इसके बारे में बहुत सारे लोग क्लेम भी कर चुके हैं, तो मुझे अब कोई इसमें दिक्कत नहीं है ये बात करते हुए कि उनकी ये सोच थी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की कि भारत के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाए जाएं, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, कश्मीर के मसले को छोड़कर। यही भारत चाहता है और यही बात जो है वो लोग उस वक्त कर रहे थे। बंद कमरों के अंदर ये फैसला किया गया था कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएंगे, यानी इसराइल के साथ भी ताल्लुकात बनाने की बातें की जाती थी। और ये एक इख्तलाफ राय भी था इमरान खान साहब के साथ उनका, कि इमरान खान साहब ये कहते थे जब तक कि कश्मीरियों को उनकी जुदागाना हैसियत वाला कानून वापस नहीं मिल जाता तब तक इमरान खान साहब ये कहते थे कि भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर पे बार बार, और मैंने खुद भी इसको सुना है, बल्कि मैंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया था, एक सवाल भी पूछा था, ज़रा सख्त सवाल था कि 70 साल हमने कौम को एक चूरन बेचा है, तो अब जो है वो हम जाके लोगों को ये बताएं कि कश्मीर को छोड़ दो, भूल जाओ और भारत के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाओ। तो उस पर ये समझाने की कोशिश की जाती थी बार बार एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि तराने भी बनते हैं, नगमे भी बनते हैं, पॉलिटिशियंस भी नारे लगाते हैं, नारे बनते हैं, पोस्टर्स बनते हैं, दिन मनाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है। कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान एक कमज़ोर इकॉनमी है और पाकिस्तान इस वक्त कोई ऐसा एडवेंचर नहीं कर सकता जो भारत कर सकता है, क्योंकि भारत के पास एक बड़ी मजबूत और बहुत तगड़ी इकॉनमी है और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनकी मईशत बहुत तगड़ी है, उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा है। आप माने या ना माने, जज्बा अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को आपको देखना पड़ता है। तो बहरहाल पाकिस्तान को अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान खुद बहुत मजबूत हो जाएगा तो फिर ये कश्मीर का मामला भी पाकिस्तान हल करने के काबिल होगा। बहरहाल ये एस्टेब्लिशमेंट की एक सोच थी जो मैंने आपको बता दी। दूसरी जानिब पीडीएम की जमातें पूरी कोशिश कर रही हैं कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई हो जाए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पीडीएम की जमातें पूरी कोशिश कर रही हैं कि उनकी किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाए, क्योंकि अब उनको ये लगना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान में जो भी सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाएगी उस सियासी जमात को लोग ज़्यादा वोट डालेंगे।
लेकिन मेरा ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचना है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आज इस हालत में इसलिए पहुंची या उसकी मकबूलियत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि उन्होंने पीडीएम के साथ हाथ मिला लिया। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ। और पीडीएम जो है वो अब ये सोच रही है कि किसी तरह जनरल बाजवा का नाम लेकर, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर, या ये कहकर के 28 नवंबर तक जो लोग मौजूद थे उनकी वजह से हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, हमें तो बहुत तंग किया जा रहा था, वो इमरान खान के सहूलतकार थे। यानी मरीम नवाज़ ने भी ये क्लेम किया, राना सनाउल्लाह ने भी ये क्लेम किया, जावेद लतीफ़ ने भी यही कहा, नवाज़ शरीफ ने भी यही कहा। ये सारे लोग अब एक नया बयानिया बना रहे हैं। 5 लोगों का मैंने आपको बताया था जिनके खिलाफ अब चढ़ाई की जाएगी। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ उनमें से एक हैं, और मुअज़्ज़िज़ अदलिया के भी साबिक जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ एक भरपूर बयानिया तैयार किया जा रहा है। और कोशिश ये है पीडीएम की कि एस्टेब्लिशमेंट से एक झगड़ा हो जाए और वो शहादत का रुतबा लेकर इलेक्शन के अंदर जाएं। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब पीडीएम को ये मौका देना नहीं चाहती, और वो इनको इनकी मर्ज़ी पर उन्होंने छोड़ रखा है कि जब दिल करे इलेक्शन में चले जाना, आइन से बाहर तो आप जा नहीं सकते, तो जब दिल करे आप इलेक्शन में चले जाइएगा, तो हम आपको किसी चीज़ से नहीं रोक रहे। अब जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। तो वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट लड़ाई से बच रही है। ये नया बयानिया बिकेगा या नहीं बिकेगा? सवाल ये पैदा होता है कि 25 मई को एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ मिलकर जो जुल्म और सितम किया है, क्या वो सब लोग भूल गए हैं? जनरल बाजवा के हक में पीएमएलएन का मीडिया सेल ज़बरदस्त किस्म के ट्रेंड्स बनाता रहा है सोशल मीडिया पे, और ज़बरदस्त किस्म के ट्रेंड्स चलाता रहा है सोशल मीडिया पे। ये जनरल बाजवा के दौर में होता रहा है। जनरल बाजवा जब तक रिटायर नहीं हुए, बूट पॉलिश में कमी नहीं आई। ऐसे शानदार तरीके से रगड़ रगड़ के बूट पॉलिश किए हैं इस पूरे ख़ानदान ने। मैं शरीफ ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, साथ में जरदारी साहब भी छोटा मोटा करते हैं, लेकिन वो उस तरह बूट पॉलिश नहीं करते जैसे शरीफ ख़ानदान करता है। इनका एक अपना मुकाम है बूट पॉलिश करने के अंदर जिसको कोई नहीं पहुँच सकता। तो शरीफ ख़ानदान ने जिस किस्म के बूट पॉलिश किए हैं जनरल बाजवा के, उनकी रिटायरमेंट तक, तो अब उनको पता चल गया है कि बूट बदलने का टाइम आ गया है। अब वो जो बूट है उसके अंदर वो ताकत नहीं रही, वो बूट अब वैसा नहीं है, लिहाजा एक दूसरे बूट को पॉलिश किया जाए। ये अब एक इस किस्म की मुझे लगता है कि एक पॉलिसी है, और इस वजह से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल बाजवा की वजह से इमरान खान की मकबूलियत नहीं बढ़ी, या पीडीएम जो है वो गैर मकबूल जनरल बाजवा की वजह से नहीं हुई, बल्कि जनरल बाजवा पीडीएम की वजह से गैर मकबूल हो गए हैं, और इमरान खान की मकबूलियत भी पीडीएम की वजह से बढ़ी है। तो पीडीएम को अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब ये सहारे ढूंढने से कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी जानिब जो जेल भरो तहरीक है, उसमें एक नई हिकमत अमली बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वो हिकमत अमली मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में कैदी मौजूद हैं, 116 जेलें हैं पाकिस्तान में टोटल। ये डॉन की रिपोर्ट है, वैसे भी आदादोशुमार तो यही है, आप जहाँ से मर्जी ले लें। पाकिस्तान में टोटल 116 जेलें हैं, और जो कैदी इस वक्त मौजूद हैं वो लगभग 88,000 से ज़ायद 88,650 कैदी बताए जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा है क्योंकि रोज़ाना कैदी और आते हैं, कुछ की बेल्स हो जाती हैं, तो वो फिर आदादोशुमार जो है वो हज़ारों की तादाद में बदलता रहता है। लेकिन 88,000 यानी 90,000 के करीब कैदी आप लगा लें कि पाकिस्तान की 116 जेलों में मौजूद हैं। अच्छा, ये जो कैपेसिटी है ना जेलों की, वो 65,168 की कैपेसिटी है, यानी 65,000 की जेलों में कैपेसिटी है। जेलों में लगभग 88,000 कैदी मौजूद हैं, यानी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से लगभग 23,000 24,000 ज़्यादा कैदी इस वक्त जेलों में मौजूद हैं। अब 24,000 कैदी पहले ही ज़्यादा मौजूद हैं इन जेलों के अंदर। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह देती है कि हम 50,000 कारकुनों की गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, जो उन्होंने हिकमत अमली बनाई है वो ये है कि सबसे पहले मरहले में उनके लीडर्स गिरफ्तारियां देंगे, उनके MPs MNAs जो रहे हैं वो सारे जाकर गिरफ्तारियां देंगे, और उनके बाद जो है वो हर सूबाई असम्बली के हल्के से 500 कारकुनान वो अपने ID कार्ड्स वगैरह की कॉपियाँ लोग जमा करवा रहे हैं और अपने नाम लिखवा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। जो विलिंग है, बहुत सारी ख़वातीन ने भी अपने नाम लिखवाए हैं, वो लोग जाएंगे, जाकर वो गिरफ्तारियाँ देंगे। और तीसरे मरहले में जब गिरफ्तारियाँ होंगी तो उसके अंदर आम आवाम और जो वोटर्स हैं, जो वोट डालने के लिए सिर्फ निकलते हैं, उनको भी कहा जाएगा कि वो निकलें और गिरफ्तारियाँ दें, ताकि लोगों का गिरफ्तारियों से तो डर निकले ना। ये नहीं, ये कैसे हो सकता है कि जब दिल किया जिसको चाह गिरफ्तार कर लिया,
और लोग गिरफ्तारी से डरते भी हैं। तो ये गिरफ्तारी से डर भी लोगों का निकलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता गिरफ्तारी में, जो यानी आप बीमार हो जाए, आपको 2 दिन बुखार हो जाए तो उतनी तकलीफ होती है जितनी आपको गिरफ्तारी में होती है। और जब इतने सारे बंदे आपने गिरफ्तार कर लिए हैं, यानी अकेला बंदा पकड़ा जाएगा तो उसको मारते कुटते भी हैं, जलील भी करते हैं, छोटी जगहों पे बंद भी करते हैं, घटिया हरकत करते हैं। लेकिन जब इतने सारे बंदे पकड़े जाएंगे तो टॉर्चर कैसे करेंगे, और किसके ऊपर करना है, किसके ऊपर नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। तो यहाँ पे अगर लोग जेलें भरना शुरू करते हैं और सरकार वाकई लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैदा कर देगी मुश्किल सूरत हाल PDM की हुकूमत के लिए। कुछ और खबरें नाज़रीन आपको अगले वीडियो में देता हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।